वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में समझेंगे और इसके जितने भी बेसिक्स है उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो चैप्टर 8 है यानी त्रिकोणमिति का परिचय, ये आरबीएसई कक्षा 10 के अंदर कितने नंबर का चैप्टर होगा, यानी इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इसके अंक भार की बात करें तो इसका अंक भार कितने का है, यानी 8 नंबर का है। इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर के। अब इसमें से भी कितने कितने नंबर के कितने होंगे। अगर वस्तुनिष्ठ की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार एक रिक्त स्थान आएगा, यानी एक ही क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन किसका होगा, लघुत्तरात्मक का होगा, कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार इसका एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा, यानी जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो एक ही पूछा जाएगा और कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। यानी ये चैप्टर कितने नंबर का है, 8 नंबर का, यानी बहुत ही ज़्यादा नंबर का चैप्टर है ये, इसलिए हमें इसके सभी बेसिक्स को बड़ी आसानी से कवर करने का प्रयास करना है। चलो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की परिभाषा देखते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं, यानी त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं, और तीनों कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिभुज की वह शाखा जिसमें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कितनी भुजाएं हो गई, 3 भुजाएं हो गई, और कोण भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। जैसे हम इसके अंदर त्रिभुज के अंदर देखते हैं भुजाएं कौन कौन सी इसकी, एक तो एक्स वाई भुजा हो गई, ऐसे ही वाई जेड हो गई और जेड एक्स हो गई। अगर हम किसकी बात करें, भुजाओं की बात करें, तो भुजाएं कौन कौन सी हो गई इसकी, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अगर हम इसके कोणों की बात करें, यानी एक्स, एक तो एक्स कोण हो गया, एक क्या हो जाएगा वाई, एक क्या हो जाएगा जेड। अगर हम कोणों की बात करें तो कोण एक्स, कोण वाई और कोण क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद समझते हैं समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसके अंदर जेड कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कभी भी अगर कोई कोण बॉक्स में बना हुआ है, इसका मतलब कितने डिग्री का होगा, हमेशा वो 90 डिग्री का होगा। चलो इसकी कुछ बेसिक चीजें वो भी समझने का प्रयास करते हैं। यानी त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी जो x और y कोण है, ये क्या कोण हो गए, इसके न्यून कोण होंगे। हमेशा कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो भी कोण, यानी मैंने अगर x कोण लिया तो इसके साथ जो संलग्न भुजा है कौन सी है, एक्स जेड, ये क्या कहलाएगी, इसका आधार कहलाती है। और जो वाई जेड यानी x के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसका लंब कहलाएगी। इनको हम अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं। कर्ण है यानी k से लिखेंगे, आधार है उसको a से लिखा जाएगा, लंब है तो उसको l से लिखा जाएगा। चलो एक बार और समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कैसे डिनोट करते हैं, इसी प्रकार अगर मैंने कोण x लिया तो इसके साथ जो संलग्न भुजा है यानी इसके आधार की भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार, इसको a से लिखा जाता है। इसी प्रकार कोण x के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है जिसको l से लिखा जाता है। हमने इसके बेसिक्स देख लिए। उसके बाद अगला देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी जितने भी सवाल है हमें सबसे ज़्यादा
पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। इससे पहले वाले में हमने समझा था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। कोण x के साथ संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, इसका आधार कहलाएगी। x के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसका लंब कहलाएगी। यानी कर्ण को k से लिखा जाता है, आधार को a से लिखा जाएगा और लंब को l से लिखा जाएगा। यानी अगर हमें इन तीन भुजाओं में से अगर दो भुजाओं का मान पता है तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए एक प्रमेय का उपयोग किया जाता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी अगर समकोण त्रिभुज है तो उनकी जो दो भुजाएं हैं उन दोनों को अगर मैं वर्ग करके जोड़ दूं तो वो हमेशा कर्ण का जो वर्ग है उसके बराबर होगी। जैसे समझते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी आधार का स्क्वायर करके लंब का स्क्वायर करके अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी दोनों का मान हमेशा कितना होगा, कर्ण के बराबर होगा। चलो हम इसके दो सूत्र और बना सकते हैं इसी से ही। पहला सूत्र था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला है, इससे हम और क्या बना सकते हैं। अगर मुझे आधार का स्क्वायर निकालना हो, यानी मुझे अगर आधार नहीं दिया हो तो कैसे निकालूंगा। आधार तो अपनी जगह रहेगा, लंब को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अभी ये किसका है, प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी हमने एक ही सूत्र से एक और सूत्र बना लिया है। इसी प्रकार अगर हमें लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस, अगर हमें लंब का चाहिए तो आधार को मैं अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर पता हो तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लो ए बी और सी। अगर मेरे पास इसकी ये भुजा 3 है, ये कितनी है, 4। अगर मुझे इसका कर्ण निकालना हो, मैंने मान लिया कर्ण क्या है, x है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरे पास, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 4 है। अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दूं यानी x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। स्क्वायर का मतलब खुद को खुद से गुणा करना है। 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा करना, कितना मिलेगा, 16। यानी x स्क्वायर बराबर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 25। इस तरफ क्या है, वर्ग है। अगर चलो ये भी समझ लेते हैं, अगर वर्ग है, अगर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल। यानी क्या लग जाएगा, उसके रूट लग जाएगा। यानी इधर का वर्ग हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। यानी कर्ण कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो भी 25 आएगा और 3 और 4 का स्क्वायर करके मैंने जोड़ा तो भी कितना आया, 25 आया। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज का अगला टॉपिक देखते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। इस वाले चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है त्रिकोणमिति अनुपात। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को अगर हम ले लें, कोई सी भी दो भुजा, तो वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। आगे है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। यानी हमेशा जब भी समकोण त्रिभुज होगा, अगर उसका त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है तो हमें हमेशा दोनों ही न्यून कोण लेने हैं। यानी x भी न्यून कोण है और y भी क्या है, न्यून कोण है। z यहाँ पर समकोण है, यानी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब x और y दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी दोनों कौन से कोण है, न्यून कोण है। चलो हम इसके कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने समझा था ये क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण यानी कैसे लिखा जाएगा, x के संलग्न भुजा यानी आधार है,
इसको हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। एक्स के सामने वाली भुजा लंब है, उसको एल से लिखा जाएगा। अब हमें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। चलो हम इनको निकाल के देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले है, इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, वो हमें हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला है इसका एल ए एल के ए। एल का मतलब हो गया लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार, यानी लाल कक्का। इसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति अनुपात को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लंब हो गया सबसे पहले, फिर आधार, फिर लंब। अब इसको भी हमें याद रखने के लिए कुछ चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। साइन कोस टेन, यानी इस वाले के अंदर ये चीज भी हमें हमेशा याद रखनी है। साइन कोस थीटा और टेन थीटा। अपोन में हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यानी साइन के नीचे हमेशा क्या आएगा, कोसेक आएगा। कोस के नीचे हमेशा क्या आएगा, सेक आएगा। टेन के नीचे हमेशा क्या आएगा, कोट आएगा। इसका मतलब है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलो अब हम सीख लेते हैं पहला अनुपात किसका है। जैसे इधर साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, हमें यही क्रम में इनको हमेशा याद रखना है और लिखना भी है, क्योंकि ये सूत्र और ये सूत्र दोनों एक दूसरे के साथ काम में लिए जाते हैं। अगर साइन की बात करूं तो एल बटा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मैं कोस की बात करूं, कोस का मतलब क्या हो गया, ए बटे हुए के आ जाएगा। ए बटा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं टेन की बात करूं, टेन तीसरे नंबर पे है, इधर तीसरे नंबर पे क्या है, एल बटा ए हो जाएगा। अभी हमने समझा था कि जो साइन है उसका उल्टा कोसेक होता है, यानी हम ए को पहले लिख दें, ऊपर लिख दें, और एल को नीचे लिख दें, यानी एक दूसरे को उल्टा कर दें। यहाँ पे भी देखो के बटे हुए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पर जो एल बटा क्या होगा, के होगा। यहाँ पे एल बटा क्या होगा, के होगा। ये नहीं होगा क्योंकि एल बटा क्या है, के है, यानी साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, एल बटा के, यानी लंब बटे हुए कर्ण। इसी प्रकार कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए कर्ण। इसी प्रकार लास्ट का क्या हो जाएगा, एल बटे हुए ए, यानी लंब बटे हुए आधार हो जाएगा। अब ए ऊपर आ गया, यानी ए नहीं क्या होगा, के होगा, यानी इसका उल्टा कर दो, के ऊपर आ जाएगा, एल का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो हम इसको पहले मिटा लेते हैं एक बार, ताकि हमारे साथ कुछ खोज पोछ हो गई वो सही हो जाए, यानी उसका थोड़ा इश्यू ना हो अपन को। यानी के बटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी के ऊपर आ जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी ए ऊपर आ जाएगा, एल कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी कर्ण बटे हुए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ण बटे हुए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए लंब हो जाएगा। एक चीज और समझ लेते हैं हम, एक चीज और समझ लेते हैं। जब हम अगर कोण x की बात करें तो इसके लिए कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा, यानी अगर कोण 90 डिग्री का है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, और जो कोण x है उसके लिए आधार उसकी संलग्न भुजा होगी और उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। अगर मैं y वाले न्यून कोण की बात करूं, यानी कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज में यही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही रहेगी। अगर कोण y की बात करूं तो y के साथ संलग्न भुजा कौन सी है, YZ है, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, इसका लंब हो जाएगी। यानी जब हम 8.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे तब हमें ये वाला और ये वाला दोनों ही लॉजिक पता होने चाहिए। जब हम कोण x की बात करें तो इसके साथ वाली भुजा आधार और सामने वाली भुजा
लंब होगी। इसी प्रकार अगर हम न्यून कोण y की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इसकी संलग्न भुजा आधार होगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसके बगैर हम एक भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। अगला हमारे पास है, अगला टॉपिक है हमें कुछ कोणों के बारे में भी सीखना है। हम कुछ कोणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सारणी हमें याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि जब हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें कोणों के मान निकालने हैं, जो इस सारणी की सहायता से हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको कैसे याद करें या कैसे बना सकते हैं वो भी सीखेंगे इसके बाद। चलो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें क्या याद रखने हैं? ये पांचों ही कोण याद रखने हैं। इधर इनका क्रम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, यानी हम इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद कुछ कोण हैं जिनके मान हम चाहे तो याद भी रख सकते हैं या हम बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि बनाना आना चाहिए, उसके बगैर हम इसके सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। चलो अगले वाली स्लाइड में हम इसके मान कैसे निकाल सकते हैं उनके बारे में सीखते हैं। चलो सबसे पहले हम इनको पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पाई में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी 0 डिग्री, फिर पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। चलो ये मान कैसे आए? ये सब किसके अंदर है हमारे पास? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो सबसे पहले हम इसको बड़ी आसानी से सीखते हैं। 0 डिग्री, जब भी हमें क्या करना हो, कोण को यानी थीटा को किस में बदलना हो? पाई में। तो हम क्या करेंगे? हमेशा पाई बटा 180 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी 0 डिग्री है, अगर मैं इसको पाई बटा 180 से गुणा करूं तो पाई को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 में 180 का भाग दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसका मान क्या होगा? पाई में भी 0 होगा। अगर 30 डिग्री है तो मैं इसको क्या करूं? पाई/180 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? पाई/6 होगा। अगर 45 को मैं पाई/180 से गुणा करूँ तो ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। यानी इसका मान क्या होगा? पाई/4। अगर मैं 60 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 3। यानी इसका मान क्या होगा? पाई/3। अगर मैं 90 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? पाई/2 आएगा। ये हमने कोण को पाई में कैसे बदलते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम इसकी आगे की चीजें सीखने का प्रयास करते। अब हम सीखते हैं कि हम साइन का, यानी हमें क्या करना है, केवल एक ही रो का मान याद रखना है। यानी अगर हमने साइन का मान याद रख लिया तो हम बाकी के सारे मान को पता कर सकते हैं। लेकिन हम याद क्यों करें? इसका भी शॉर्टकट है, वो सीखते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे भी सर्कल बनाया, यहाँ पे भी सर्कल बनाया, यहाँ पे भी सर्कल और यहाँ पे भी सर्कल। पहले वाले के अंदर मैंने कुछ भी पार्ट सेलेक्ट नहीं किया, यानी मैंने इसके कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। यानी पांचों ही जगह मैंने कितने भाग कर दिए? इसके 4 भाग कर दिए। पहले वाले के अंदर मैंने कोई भी भाग सेलेक्ट नहीं किया है, यानी टोटल भाग कितने इसके अंदर? 4 है। छायांकित कुछ भी नहीं है। इसके बाद वाले में मैं एक भाग छायांकित कर दूंगा, दूसरे वाले में मैंने 2 भाग छायांकित कर दिए, तीसरे वाले में मैंने 3 भाग कर दिए और चौथे वाले में मैंने 4 भाग कर दिए। यानी पहले का मतलब क्या हो गया? टोटल भाग है 4, उसमें से एक भी छायांकित नहीं है, कितना हो गया? 0। अगर 0 में मैं, और उसके बाद क्या करना है हमें? रूट का रूट लगाना है, यानी ऊपर, यानी 0 का रूट 0 और 4 का रूट कितना होगा? 2। यानी 0 में 2 का भाग दो तो कितना मिलेगा? हमेशा 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार टोटल भाग कितने हैं मेरे पास? 4 है। उसमें से एक मैंने क्या किया? छायांकित कर दिया। एक का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार टोटल भाग है 4, मैंने 2 को क्या किया? छायांकित किया, यानी ऊपर तो छायांकित भाग, नीचे टोटल भाग, यानी कितना हो जाएगा? 2 का रूट कितना होता है? चलो पहले इसको काट लो, 1/2, यानी 1 और 2 आ गया। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट 2 ही रहेगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 1/√2। इसी प्रकार
इसमें मैंने 4 भाग थे, उसमें से 3 भाग को छायांकित कर दिया। √3 का मान √3 ही रहेगा, 4 का क्या होता है 2 होता है, यानी √3/2 इसका आंसर होगा। अगला है हमारे पास 90 डिग्री, यानी 4 ही भाग है, चारों को ही मैंने छायांकित कर दिया, यानी ये 4 को 4 से काटा तो कितना आया 1, 1 का रूट कितना होता है 1, यानी इसका मान कितना होगा 1 होगा। इसके बाद अब हम एक लाइन हमने कैसे बनाई वो सीख ली, यानी अगर हमने साइन का मान निकालना सीख लिया तो हम बाकी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पीछे से लिख देंगे, यानी साइन को अगर मैं पीछे से लिखूं तो किसका मान आ जाएगा कोस का, यानी 1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद कितना आएगा √3/2, 1/√2 अपनी जगह रहेगा, फिर कितना आ जाएगा 1/2 और लास्ट में कितना आ जाएगा 0। अब हमें 10 का मान निकालना है। 10 का मान कैसे निकालते हैं चलो ये भी सीख लेते हैं। 10 का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर साइन बटे वे कोस थीटा, यानी अगर मैं साइन में किसका भाग दूं कोस का, तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा 10 का मान पता चल जाएगा, यानी साइन 0 है बटा कितना है 1 है। एक चीज और सीख लेते हैं, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा कितना मिलेगा 0, अगर किसी संख्या में 0 का भाग दो तो हमेशा अनंत यानी इन्फिनिटिव मिलेगा। पहले वाले में अगर 0 में 1 का भाग दूं तो ऊपर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा 0 मिलेगा। 1/2 है, इसमें किसका भाग देना है √3/2, यानी 1/2, अगर दो भिन्न बटेवे में हो तो नीचे वाली भिन्न के बीच गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा करके लिख दो, यानी 2 से 2 कट गया, मान कितना आएगा 1/√3। इसी प्रकार 1/√2, 1/√2, यानी 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1, दोनों कट गए, यानी मान कितना आएगा 1। इसी प्रकार √3/2 है, इसमें 1/2 का भाग देना, 2 ऊपर आ जाएगा 1 आ जाएगा नीचे, दोनों से दोनों कट गए। √3 में 1 का भाग दो तो हमेशा कितना मिलेगा √3 ही मिलेगा, अगर 1 में 0 का भाग दूं तो हमेशा कितना मिलेगा अनंत ही मिलेगा। अब हमें पता है साइन का उल्टा कोस होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, यानी पीछे से लिख दो इन्फिनिटिव √3, 1/√3 और ये क्या होगा 0। अब हमें कोसे का पता करना है, चलो ये भी सीख ले। चलो कोसेक का मान कैसे निकालते हैं, कोसेक और सेक भी एक दूसरे का उल्टा होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती कोसेक थीटा होता है, यानी अगर मैं साइन को उल्टा कर दूं, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, यानी अंश को हर को अंश बना दूं तो मुझे किसका पता चल जाएगा कोसेक का पता चल जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, यानी मेरे पास साइन का मान कितना है 0, मेरे को भिन्न बनानी तो मैं नीचे कितना लिख लूंगा 1। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं 1 में 0 का भाग दूं तो क्या मिलेगा मुझे इन्फिनिटिव मिलेगा। इसी प्रकार 1/2 है, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, 2 में 1 का भाग दो तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अगला है 1/√2, √2 को ऊपर लिख दूं 1 को नीचे, अगर √2 में 1 का भाग दो तो कितना मिलेगा √2 मिलेगा। इसी प्रकार √3/2 है, इसको उल्टा करके लिख दो, यानी 2/√3 मिलेगा। इसी प्रकार 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, 1 को उल्टा करो 1/1, यानी कितना मिलेगा मुझे 1 ही मिलेगा। अब मुझे पता है कोसेक का उल्टा सेक होता है, यानी पीछे से उतार लो 2/√3, √2, 2 और लास्ट में कितना आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा। हमने इसके मान निकालना भी सीख लिया, यानी सबसे पहले क्या किया हमने, अगर मैं किसी भी कोण को π/180 से गुणा करूं तो वो किस में बदल जाता है पाई में बदल जाता है। उसके बाद मैंने एक सर्कल लिया था जिसको 4 भागों में बांटा, पहले वाले के अंदर मैंने एक भी भाग छायांकित नहीं किया, यानी 0/4 है, अगर रूट में लिखूंगा तो कितना आएगा 0,
दूसरे वाले में 1/4 रूट के अंदर रहेगा, एक भाग छायांकित है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 है। चलो अब हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र है जो हमें 8.3 में सारे क्वेश्चन इसकी सहायता से करना है, और जो एग्जाम के अंदर 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा वो इसी वाले में से आएगा, और दोनों अथवा में इसी के ही होंगे, इसलिए हमें ये आना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैंने 1 नंबर दे दिया, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर का मान 1 है तो इससे मैं एक फॉर्मूला यानी 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। अगर मुझे कोस स्क्वायर ए का मान पता करना हो तो मैं साइन को उस तरफ ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी 1 से मैंने कितने सूत्र बना लिए, 2। इसी प्रकार अगर मुझे साइन स्क्वायर ए का मान पता करना है तो ये अगर मैं कोस को इधर लाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो मैंने 2 सूत्र और बना लिए, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगला मेरे पास चौथा फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यानी एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इससे भी हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, यानी अगर मुझे 1 का मान पता करना हो तो सेक स्क्वायर ए है, टेन को उधर लेके जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर कहीं पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिले तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या 1 की जगह ये लिख सकते हैं। अगर मुझे किसका मान पता करना हो टेन स्क्वायर ए का तो 1 को उधर लेके जा सकता हूँ, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 से हमने 3 फॉर्मूले बना लिए, यानी टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। अगला हमारे पास 7वां सूत्र है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर भी अगर मुझे 1 दे रखा है तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यानी अगर मैं इसको इधर लाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगर मुझे कोट स्क्वायर ए का मान पता करना तो मैं 1 को उधर लेके जाऊंगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी हमने यहाँ पर भी 1 से 2 फॉर्मूले और बना लिए, यानी हमारे पास 3 थे उससे हमने 6 सूत्र बना लिए हैं। चलो अब हम कुछ और सूत्र सीखते हैं, यानी व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। इससे पहले हमने सीखा था साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसका मतलब है साइन का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती कोसेक होता है, कोस का सेक और टेन का कोट होता है। सबसे पहले हम 2 सूत्र और सीखते हैं 10 नंबर पे। अगर कहीं पे टेन थीटा है यानी साइन थीटा बटे वे कोस थीटा, चाहे मैं ए लिखूं चाहे थीटा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सूत्र हो जाएगा कोट थीटा। हमें पता है कि टेन का उल्टा कोट होता है, यानी टेन का फॉर्मूला साइन बटे वे कोस थीटा है, तो कोस को ऊपर लिख दो, साइन को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, यानी साइन टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब हम इसमें सीखते हैं, हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे वे कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब है अगर मुझे कोसेक चाहिए तो मैं कोसेक को साइन की जगह ले आऊं, साइन को कोसेक की जगह, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे 1 का मान पता करना है तो मेरे पास सूत्र होगा कोसेक थीटा और साइन थीटा। चलो वापस समझते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे वे कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक को साइन की जगह लेके आऊं, साइन को कोसेक की जगह लगाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे वे साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को वज्र गुणा कर दूं यहाँ पे 1 लिख के तो क्या हो जाएगा सूत्र, 1 बराबर साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगला है कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। सेक को मैं अगर कोस की जगह लगाऊं
और कोस को मैं सेक की जगह लगाऊं तो अगला फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, और एक का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा और कोस थीटा, इन दोनों को आपस में वज्र गुणा कर देंगे। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, अगर कोट थीटा चाहिए तो कोट को टेन की जगह ले आएंगे, तो कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अगर एक का मान निकालना हो तो कोट थीटा और साथ में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी हमने कितने सूत्र पढ़ लिए, 11, और 9 सूत्र ये हो गए। यानी इसको मैं लगा देता हूँ 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 फॉर्मूले। यानी हमारे पास कितने सूत्र हैं, 20। लेकिन हमारे पास सूत्र तो इतने हैं ही नहीं, 1, 2, 3, 4 केवल हमें, और ये 5। अगर हमें 5 फॉर्मूले पता है तो उनसे हम बाकी के सूत्र भी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम 8.1 के सवालों को बड़ी ही आसानी से हल करेंगे। साथ में उससे पहले हम उसके जितने भी बेसिक सवाल हैं उनको करेंगे, उसके बाद 8.1 के सवालों को करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए स्मार्ट एजुकेशन XYZ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर